back to my channel. So this is the part 2 of the series where I am going to explain the questions that are given into the NCERT book. So ये series मैंने कुछ इस तरीके से बनाई है ताकि students जिनको NCERT solutions मिल तो जाते हैं कहीं पे लिखे हुए बट वो उन्हें समझने में दिक्कत होती है, तो ऐसे students के लिए मैंने ये series डिज़ाइन की है ताकि उन लोग को जो NCERT के exercise के questions हैं उनके answers मैं एक ही जगह पे provide कर सकूँ. So if you like this video, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि उन सबको इससे मदद मिले, और जब मुझे लगेगा कि हाँ ये जो सीरीज़ मैं बना रही हूँ वो ज़्यादा लोगों को तक पहुँच रही है और ज़्यादा लोग को बेनिफिट कर रही है, तो आई विल मेक मोर ऑफ इट. 11th क्लास के भी मैं सारे चैप्टर्स कवर कर लूँगी और 12th के तो करूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्ट इनटू द वीडियो. तो 6 से स्टार्ट करें क्योंकि इससे पहले मैं 1 to 5 क्वेश्चंस करा रखी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट. कमेंट. सबसे पहले कि जो स्टेबिलिटी होती है किसी क्रिस्टल की वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है. इस बात पे हमें कमेंट डाउन करना है. उसके बाद कुछ हमें दिए गए हैं सॉलिड्स जैसे कि वाटर, सॉलिड वाटर, इथाइल अल्कोहल, डाइथाइल ईथर और मीथेन. इन सब के मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे हमें बताना है कि इनकी स्टेबिलिटी क्या क्या हो सकती है. इसका आंसर कुछ ऐसा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे. मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू melting point is directly proportional to intermolecular force. Melting point is directly proportional to intermolecular force. यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. तो अब यहाँ पे दिया गया है कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन, इथाइल अल्कोहल का होता है 255, डाइथाइल ईथर का 156 और मीथेन का 90.5. तो अब इनके मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना है और उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं. सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? वाटर की, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है. उसके बाद आता है इथाइल ईथर, देन डाइथाइल, आता है डाइथाइल ईथर, देन कम्स मीथेन. तो ये हो गया इनका ऑर्डर स्टेबिलिटी का. और अब आता है कि ऐसा क्यों है. तो यदि आप देखें इनके बीच में जो बॉन्ड है वो किस तरीके से बन रहे हैं. तो वाटर और जो इथाइल अल्कोहल होता है वो दोनों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं. उसके बाद आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसके जो कि डाइथाइल ईथर में होता है, और मीथेन के केस में डिस्पर्सिव फोर्स होता है. तो हमें पता है जहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा. इसीलिए वाटर और इथाइल अल्कोहल का जो केस है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं क्योंकि इन दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. और उसी तरीके से उसके बाद आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और लास्टली डिस्पर्सिव फोर्स. तो ये हो गया इस आंसर के लिए. नाउ कमिंग द 7th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन में बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग pair of terms: hexagonal close packing and cubic close packing. Second question is crystal lattice and unit cell, and the third is tetrahedral void and octahedral void. तो hexagonal close packing और cubic close packing में difference समझते हैं. When a third layer is placed over the second layer in a manner that an octahedral void is created by a sphere, a layer different from the first layer A and the second layer B is obtained. If we continue packing in a manner, we get a cubic close packing. इसका मतलब ये है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, पहले तो हमें ये समझना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड है क्या. ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं वो 6 चाहिए होते हैं. यदि 6 एटम्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहेंगे तो सेंटर पे क्रिएट होने वॉइड वाली वॉइड को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे. और इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से रहनी चाहिए. यदि नीचे के लेयर के जो 3 एटम्स है वो इस तरीके से पोजीशन है तो जो ऊपर की लेयर है उसके एटम्स कुछ इस तरीके से पोजीशन रहेंगे और बीच में बनने वाले वॉइड को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं. तो सिंपली हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग को इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन कम्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे बनती है, यदि आप देखो तो हम लोग पहले 3 एटम्स लें और उसके ऊपर एक और एटम रख दें, इसके ऊपर एक और एटम रख दें. यहाँ पे बनने वाले वॉइड को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है और सॉरी क्यूबिक क्लोज पैकिंग के केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के केस में टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है. ठीक है. नाउ कम्स यूनिट सेल. यूनिट सेल की बेसिक डेफिनेशन होती है जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टल की उसको हम यूनिट सेल कहते हैं और बहुत सारी यूनिट सेल्स को मिला के क्रिस्टल लैटिस बनता है. ये इन दोनों डेफिनेशन का बेसिक डिफरेंस है.
तो इसके बेसिस में आप यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन कर सकते हो। अब बताओ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनता कैसे? जब 6 स्फेयर्स एक दूसरे से सराउंडेड रहते हैं, जो मैंने इसमें बताया था, तो बनती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और जब 4 स्फेयर्स एक दूसरे से सराउंडेड रहती है तो बनती है टेट्राहेड्रल वर्ड। अब इसके जस्ट बाद वाले में इसका डायग्राम है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये है हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड और ये है हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे बना? जब 3 एटम्स थे, 1 2 और ये 3, उसके ऊपर हमने एक और एटम रख दिया, तो जो सेंटर पे वर्ड क्रिएट हुई इसको हमने क्या बोला? टेट्राहेड्रल वर्ड। उसी तरीके से 3 एटम नीचे वाली लेयर पे और 3 ही एटम टॉप लेयर पे, इससे बनने वाली वर्ड को हमने क्या कहा? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड रहेगी तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनेगी, और जब टेट्राहेड्रल वर्ड रहेगी तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगी। बस यही इतना समझने के लिए इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल ऑफ द फॉलोइंग लैटिस। इन सबके 1 यूनिट सेल को यदि हम देखें, मतलब इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको देखें, तो उसमें कितने लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट है हमको ये बताना है। ठीक है, तो यदि आप देखें कि इस वाले केस में कितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन है, वही उसका लैटिस पॉइंट कहलाएगा। तो यदि कॉर्नर्स के 8 एटम्स को हम ले लें और फेस पे लगे 6 एटम्स को ले लें, तो टोटल हमें कितने मिलते हैं? 40 लैटिस पॉइंट्स। उसके बाद आता है ये जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इसको हम लोग बोलते हैं जेड वैल्यू। मतलब इन सारे एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना है। जो कॉर्नर पे लगे हैं वो 1/8 कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं, जो फेस पे लगे हैं वो 1/2 कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं। तो इसमें दो ही टाइप के एटम्स हैं, या तो कॉर्नर पे लगे या तो फेसेस पे लगे। तो अब इनकी कैलकुलेशन करके हम यहाँ पे z कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो कॉर्नर्स पे कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स लगे, तो इसमें 8 मल्टीप्लाई कर लो। और एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? एक एटम का 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्लस फेस कितने अपने पास? 6 है, और एक फेस कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है? 1/2 करता है। तो इन दोनों को यदि आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको 3, यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, आपको मिलेगा 1। तो टोटल कितना हो गया? 4। तो इस पूरे यूनिट सेल में z की वैल्यू कितनी है? z की वैल्यू है 4। तो FCC और FCT दोनों ही केस में जो z की वैल्यू होती है वो सेम रहती है। ठीक है, बस चेंज क्या है यहाँ पे जो वॉइड बनेगी क्यूबिक होगी, यहाँ जो बनेगी वो टेट्रागोनल होगी। इसी वजह से बस इतना ही डिफरेंस है, बट z वैल्यू, नंबर्स ऑफ एटम जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सेम रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं BCC के केस में। BCC के केस में क्या होता है? एक बॉडी के सेंटर पे एटम होता है और बाकी 8 एटम्स उसके कॉर्नर पे रहते हैं। तो कॉर्नर्स पे जो एटम्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन तो हम देख ही चुके हैं, 1/8 इंटू 8 होता है। और जो सेंटर पे एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से इसी यूनिट सेल में प्रेजेंट है, तो उसका 1 ले लेंगे। तो ओवरऑल कितना हो गया? 2। इसीलिए इस वाले केस में हमारा जो z वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स इन 1 यूनिट सेल कितना है? हमारा 2 है। और इसके साथ यदि आप इसके लैटिस पॉइंट्स काउंट करना चाहो तो कैसे काउंट करोगे? 8 एटम्स इसके कॉर्नर पे और एक एटम इसके सेंटर पे, तो टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। नाउ अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हमको ये बात करनी है कि एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक सॉलिड। मेटालिक और आयनिक सॉलिड्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, हमें ये बताना है। सबसे पहले, बोथ मेटालिक एंड आयन सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरा आता है आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। वही जो मेटालिक सॉलिड होते हैं हार्ड तो होते हैं बट नॉट ब्रिटल। तो अब इस बात, बट जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड और ब्रिटल होते हैं, वेयर एज मेटालिक सॉलिड्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल, ब्रिटल नहीं होते। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। ब्रिटल का क्या मतलब होता है? ब्रिटल का मतलब होता है इजीली फोल्डेबल, जो आसानी से हम उसे फोल्ड कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं। तो ऐसे जो भी मेटल्स होते हैं उनको हम ब्रिटल कहते हैं। बट वही यदि आप देखें, जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं वो नॉन ब्रिटल होते हैं, मतलब इजीली हम उन्हें नहीं तोड़ सकते या फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि देख, जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और वहीं जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो इनिशियली तो गुड कंडक्टर नहीं होते, बट जैसे ही हम उसे पानी में डालें तो वो भी गुड कंडक्टर बन जाते हैं। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर कैटायन एंड एनायन। आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं, वहीं जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं वो कर्नल से मिलकर बनते हैं। कर्नल क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं।
तो ये हो गया इसका लास्ट पॉइंट। इसके बाद जो इसका सेकंड है वो क्या बोल रहा है कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड और ब्रिटल होते हैं, इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है। आयनिक सॉलिड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स दैट इज कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज वाई दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, मतलब वो कोलम्बिक फोर्स से जुड़े होते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं। इस वजह से ही वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड जो होते हैं हार्ड होते हैं या ब्रिटल होते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैंने इसमें 4 to 5 क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। इसकी नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप इसे शेयर कर दो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट आई विल मेक मोर सच कंटेंट और आप सबकी मैं हेल्प कर सकूँ केमिस्ट्री पढ़ने में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइस। थैंक यू। दिस इज मी संध्या कुशवाहा साइनिंग ऑफ।